हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लिमिटिंग रीजेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बारे में सारा समझा था, एक क्वेश्चन भी अपन ने देखा था। अच्छा बच्चों, कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा था कि जो क्वेश्चन थे सर वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो बच्चों, जैसा कि हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने और शैलेंद्र सर ने आपसे बात की थी, ठीक है, आपको दिशा के बारे में सब कुछ बताया था, ठीक है। तो उसमें हमने 4 सेशंस के बारे में हमने आपको बोला था। पहला सेशन हमने बोला था लर्निंग कॉन्सेप्चुअल सेशन, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सेशन जिसे हम CLS प्यार से बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो जो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं वो है हमारा CLS का पार्ट, यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सेशंस का पार्ट, ठीक है। जो दूसरा सेक्शन था उसमें हमने कहा था कि हम सारी तरीके के क्वेश्चंस, हर तरीके के, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम थ्योरी के बीच में ही आपको क्वेश्चन कराने लगेंगे तो वो एक तरीका है, ठीक है। और थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था, तो एक दो क्वेश्चंस तो मैं यहाँ पर भी कराऊंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे आप मान के चलो लिमिटिंग रीजन, तो उसके बहुत तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने क्या किया है आपके लिए कि हर तरीके का क्वेश्चन जो जो बन सकता है, जो आज तक बना है, लाइक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पार्ट है, जो भी अपने एग्जाम में जैसे मेंस या एडवांस का, ठीक है, या बिट्स का, तो वो जो आज तक बने हैं और जो हमारे हिसाब से आगे बन सकते हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, जैसे LR के रिगार्डिंग ही, तो हमने उन सबको एक तरह से डिज़ाइन किया है एक शीट में, ठीक है। तो हर तरीके के क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने डाला है, और वहाँ पर हमारा जो दूसरा सेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम हर तरीके का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, ये हमने आपसे वादा किया था, राइट। तो हर तरीके का क्वेश्चन जो आप आगे देखोगे एग्जाम्स में, ठीक है, आने वाले ईयर्स में, तो वो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हमने अभी अपने आप से सोचा है कि क्या क्या चीज़ें और नहीं हो सकती हैं, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस मोल्ड करके पूछे जा सकते हैं, कहाँ आपको लैंग्वेज में फंसाया जा सकता है, कहाँ आपको कॉन्सेप्चुअली फंसाया जा सकता है, कहाँ आपको किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। उस तरीके से हमने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वो जो दूसरा सेशन है हमारा, जो क्वेश्चन डिस्कशन सेशन है, वो हमने डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो आप वहाँ पर देखोगे कि हर टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस आपको वहाँ पर करवाए हैं, खुद यहाँ पर बोर्ड पर हमने हर तरीके का क्वेश्चन डाला है, ठीक है, ताकि आपको थिंकिंग प्रोसेस आपका डेवलप हो। जैसे कि हमने उस इंट्रोडक्शन लेक्चर में बात की थी, आपके थिंकिंग प्रोसेस को मजबूत बनाना हमारा मोटिव है, ना कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा के एक दो क्वेश्चन करवा देना और बात खत्म हो जाए, नहीं। क्योंकि ये चीज़ें आपको उतना फ़ायदा नहीं करेंगी, मतलब करेंगी तो सही, ये तो ज़रूरी है ही, ठीक है, दिस इज़ नेसेसरी बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, राइट। तो एक नया अलग से सेशन आपके लिए पूरा डिज़ाइन किया गया है, पूरा क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हर तरीके के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आगे अपन शुरू करते हैं। आइए अपना CLS यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सेशन, और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। ये चीज़ अधिकतर लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर काम की होती हैं। जब आप क्वेश्चन करते हो तो कभी कभार क्या होता है कि आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं लोग मतलब जो क्वेश्चन डिज़ाइनर है, ठीक है, जो जिसने एग्ज़ाम प्रिपेयर किया है, वो क्वेश्चन पेपर सेट किया है, तो क्वेश्चन पेपर सेटर ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि कुछ फिक्स्ड रिएक्शन है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वो उस क्वेश्चन में उस रिएक्शन को नहीं देगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई कंपाउंड आपको दे दिया गया है, लाइक मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट आपको दे दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट क्या होंगे। वो आपको वहाँ नहीं देंगे, ठीक है, आपको प्रोडक्ट पता होने चाहिए, आपको फिर वहाँ पे बैलेंस करना है, राइट। तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन में फंसे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको रिएक्शन ही नहीं मालूम है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते रिएक्शन के बिना, तो ठीक है। तो रिएक्शंस आपको मालूम होनी चाहिए, ये कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्हीं रिएक्शंस को मैं अगेन कह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम कवर करेंगे तो S ब्लॉक और P ब्लॉक, इस तरह से अपन आगे जब पढ़ते रहेंगे अलग अलग चैप्टर्स में S ब्लॉक में, तो ये रिएक्शंस मैं अगेन लूँगा, इनकी इन डेप्थ में जाऊँगा मैं, ठीक है, इनकी डेप्थ में जाऊँगा मैं, इनको इन डेप्थ लूँगा, क्योंकि वहाँ पर अलग तरीके से हमें इन रिएक्शंस को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हमारा मोटिव एक ही चीज़ है कि जब क्वेश्चन आए तो हमें रिएक्शन पता हो बस, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं अल्कली मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स के बारे में आपको पता होगा, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, जो NS1 में आपको पता होगा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो वो NS1 में एंड होता है, ठीक है। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं आइडिया है तो घबराना मत, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में और फिर पीरियोडिक टेबल में हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने बता दिया यहाँ पर। लेकिन देखो क्या होता है ना कि
अगर कोई चीज़ मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ उसी में अगर कोई चीज़ मैंने इंक्लूड कर दी, ठीक है, आगे की चीज़, तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, तो वो घबराना नहीं है। मैं हर चीज़ मैं ये अज्यूम करके चलो, मैंने मान लिया है कि आपको अभी 11th का नहीं आता है, आपको जेई के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो मैं ये अज्यूम ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अगर नहीं पता तो घबराना मत, ठीक है। जस्ट मैं बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी वो चीज़ें अगर कुछ लोगों को पता है तो वो रिलेट कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो इट्स नॉट ऑफ एनी इशू, ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी जब हम हीटिंग करवाते हैं, इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो क्या होता है हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे नो रिएक्शन होता है, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे हमें सिर्फ पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। ये क्यों है ऐसा, ये हम आगे पढ़ेंगे, एस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे। मैं आपसे वादा ये कर रहा हूँ कि आप जो भी मैं यहाँ लिखूंगा या जो भी बोलूँगा उसकी इन डेप्थ चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी के मन में डाउट आता है कि इससे ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि कहीं पर तो रिएक्शन होगी भी, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, रिएक्शन क्यों नहीं हुई, तो इसके बारे में हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा मोटिव है सिर्फ रिएक्शन के बारे में जानना कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई, तो नहीं हुई, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। पहले तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे अल्कली मेटल कार्बोनेट का अपन एग्जांपल ले सकते हैं Na2CO3, जो सबसे बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैं इसको डिकम्पोज कराऊंगा कुछ नहीं होने वाला, अगर मैं K2CO3 को कराऊंगा नथिंग विल हैपन, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, और वो एक्सेप्शन है लिथियम का, ठीक है। तो जब आप लिथियम कार्बोनेट को लिखोगे और उसको आप जब थर्मली डिकम्पोज करवाओगे तो यहाँ पर रिएक्शन होती है, और रिएक्शन क्या होती है, मतलब हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लिथियम ऑक्साइड और CO2 गैस, ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, जो कैसे खत्म होते हैं, एंड NH2, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप, ठीक है, अगेन वही वाली बात है, ठीक है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे अगेन, ठीक है। तो AEM अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स के जो हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो क्या होता है, तो क्या बनता है, हमें मिलता है ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, वही जो हमें लिथियम के लिए मिला था। लेकिन लिथियम एक्सेप्शन था, व्हाई, बिकॉज इट कम्स इन अल्कली मेटल। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए हमेशा आपको ऑक्साइड और CO2 गैस मिलेंगे, और कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, राइट। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल भी लेना चाहूँ, MgCO3 का अगर मैं एग्जांपल लूँ, इसको अगर मैं हीट कराऊँ तो मुझे मिलेगा NgO प्लस CO2 गैस, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को आप ले सकते हो तो CaO प्लस CO2 गैस, राइट। तो इस तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा है बाइकार्बोनेट्स। तो जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं अल्कली मेटल के और अल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो दोनों मतलब दोनों ही मेटल्स के, दोनों टाइप के मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम कार्बोनेट की बात कर रहे थे तो डिफरेंस क्रिएट हो गया था, लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, जो बनता है वो होता है कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात नोटिस करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो H2O है, जैसे CO2 तो गैस की फॉर्म में रिलीज होगा, जो H2O है ना वो लिक्विड नहीं, H2O भी गैस की फॉर्म में ही रिलीज होता है, राइट। तो जब H2O गैस की फॉर्म में रिलीज होता है तो इतनी खास बात क्या होगी, सर आपने ऐसे इसको अलग से इतना क्यों बोल रहे हो आप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर परसेंटेज लॉस आपसे पूछा जाता है। परसेंटेज लॉस कैसे, जैसे मान लो आपको रिएक्शन दे देगा, उसमें आपको CaCO3 डाल देगा, ठीक है, CaCO3 आपको डाल दिया, उसमें जब हीट करवाओगे तो क्या होगा, CaO प्लस CO2 बनेगा। अब CO2 जो है वो उड़ जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो जब आपको परसेंटेज लॉस पूछेगा बाय मास, ठीक है, तो परसेंटेज लॉस क्या होगा, मास ऑफ CO2, यानी कि अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, गैसेस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उनका मास अपॉन टोटल मास, ठीक है, और इनटू 100।
ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, परसेंटेज लॉस आपसे पूछता है। तो ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो हर बच्चा अज्यूम कर लेगा कि CO2 गैस ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो क्या करेगा, CO2 गैस का जो मास है, ठीक है, अपॉन टोटल मास, यानी कि CaCO3 का जो इनिशियल मास था, ठीक है, इसको इनिशियल मास भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये काम हो जाएगा, लेकिन इन रिएक्शंस में बच्चे मिस कर जाते हैं H2O के मास को। अगर मैंने यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया होता तो क्या बनता, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस स्टीम प्लस CO2। स्टीम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि H2 गैस बना है। तो यहाँ पर इन दोनों का मास इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ गैसेस प्रोड्यूस्ड, तो गैसेस प्रोड्यूस में मास ऑफ H2O प्लस मास ऑफ CO2, ठीक है, ये तो ऊपर आ जाएगा अपने न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल मास, यानी कि इन तीनों का मास, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें काम करना है। अच्छा, अब ये जो टोटल मास है, इसमें बच्चे कंफ्यूज जाएंगे सर ये वाला लेना है या ऊपर जो रिएक्टेंट साइड में होगा वो लेना है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमें यही बताता है ना कि रिएक्टेंट साइड में जो मास था वही प्रोडक्ट साइड में होगा, तो टोटल मास तो कंजर्व ही रहेगा, राइट। तो आप चाहे रिएक्टेंट का मास लो या प्रोडक्ट का मास लो, कोई भी मास लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जैसे कि अगर इस रिएक्शन में, मान लो इस रिएक्शन में मैं देखूँ तो अगर 1 मोल CaCO3 डिकम्पोज करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे मान लो ये रिएक्शन लिख रहा हूँ CaCO3 का, अब ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है, पहले से ही इतनी सुंदर रिएक्शन है, बैलेंस हो रखी है। तो मान लो मैं यहाँ पे 1 मोल CaCO3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मास ले रहा हूँ, मतलब मैं इसका मास ले रहा हूँ 40 + 12 + 48, यानी कि हो गया 100, ठीक है। तो 100 ग्राम मैंने CaCO3 लिया। अब 1 मोल से इसके 1 मोल और इसका 1 मोल, राइट, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40 + 16 56 ग्राम, और इसका हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो जो मेरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड है वो भी 100 ग्राम, प्रोडक्ट भी 100 ग्राम, ठीक है। तो इसमें नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे मैं क्या लूँगा, 100 ग्राम। वाई, क्योंकि मेरा जो टोटल मास था वो तो 100 ग्राम ही था, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में देखूँ या प्रोडक्ट साइड में। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, ठीक है। तो इसमें अगर इस वाले को देखूंगा मैं तो क्या होगा, 100 × 44, जो कि मास उड़ चुका है, खत्म हो चुका है, लॉस हो चुका है, तो 44/100, ठीक है। तो 44% हमारा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। मैं अगेन इसको बोल रहा हूँ, H2 को आप इसमें इन्वॉल्व करोगे, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। तो ये हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। अब ये रिएक्शंस तो हमने जान ली, अब कुछ और रिएक्शंस होती है कंबशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंबशन का क्या मतलब होता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं। जैसे मान लो मैं हाइड्रोकार्बन के कंबशन की बात अगर करूं, अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स के कंबशन की बात करूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, C6H5 + O2, और O2 को मैं एक्सेस में लूँगा, लेकिन रिएक्शन को तो मैं बैलेंस करूँगा फिर भी, ठीक है। O2 मैंने एक्सेस में लिया है कंबशन में, तो क्या बनेगा, CO2 + H2O, सॉरी, राइट। तो अगर अब मेरे को इसको जैसे मैं बैलेंस करूँ, ये हो जाएगा X और हाइड्रोजन Y, so this is Y/2, so oxygen will be 2X + Y/2 whole divided by 2, that is X + Y/4। तो ये बैलेंस आपको आना चाहिए, बहुत आसानी से ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब मैं इसमें, क्योंकि आपको बार बार कंबशन के बारे में आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, बार बार इस तरीके की क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको ये वाली इक्वेशन काम आएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप इस चीज़ को बाय हार्ट कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। आप वहाँ पर निकालने बैठोगे कि ये इस तरह से है तो मैं अब इसको बैलेंस कर लूँ, तो आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए, अच्छा ये तो एक्स ही है, सीधे ये हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए आप कर सकते हो। ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा बच्चे कभी कभी गलत भी कर देते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन कभी कभी इसको गलत भी कर देते हैं। तो आपको पता है कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है, लेकिन कुछ रिएक्शंस के बारे में आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए to make your calculations quicker, to make you faster in exams, ठीक है। तो दूसरों से आप
थोड़ा एक कदम आगे रहो, ठीक है। तो एक कदम आगे होने के लिए ये आपको आना चाहिए, मैं ये कहूँगा, ठीक है। आई विल रिकमेंड कि ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब ये हो गई आपकी कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और भी कंबशन हो सकते हैं, जैसे कि मान लो मेरे को मेटल के ही कंबशन करवाने हो, तो जैसे सोडियम का अगर मुझे कंबशन करवाना है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा Na2O। अच्छा, अब ये तो हुआ ऑक्सीजन के साथ। अब मान लो मेरे को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो अगर मेरे को नाइट्रोजन गैस के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है तो क्या बनेगा, हमेशा बनता है मेटल नाइट्राइड, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, मेटल नाइट्राइड विल बी फॉर्म्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेटल नाइट्राइड का क्या मतलब है कि जो आयन बनेगा वो होगा N3-, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अगर N3- बना तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आती है, ठीक है। Na+ और N3-, ये इस तरीके से क्रॉस करते हैं, यानी कि जो बन जाएगा वो है Na3N। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ये 3 और ये हाफ, राइट। इस तरीके से हम इन चीज़ों को डील करते हैं। जैसे आप मैग्नीशियम का भी ले सकते हो, Mg+N2 गिव्स अस, क्या होगा, ये 3- इधर Mg3N2, ये हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ों में आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको दे देगा कि मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस में हीट किया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको मतलब आगे भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा क्या होगा, ठीक है। आगे कुछ बोला होगा कि इतने मोल्स इसके दिए, उसके मोल्स कितने बने, तो आपको कम से कम रिएक्शन लिखना तो आना चाहिए कि बनेगा क्या। हमें क्या पता सर क्या बनने वाला है, तो हमेशा नाइट्राइड बनता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहता था इन रिएक्शंस के थ्रू कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में ऑटोमेटिकली अपने आप से ऐसा अज्यूम किया जाता है उनके द्वारा, किनके द्वारा, वो जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है कि आपको ये रिएक्शन तो बेसिक रिएक्शंस तो पता होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि हम अभी कोर्स के इनिशियल फेज में बिल्कुल